तो गुरुजी स्टडी पॉइंट में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं सुरेश सिंह शेखावत फिर एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है अजमेर के चौहानों का इतिहास। तो आज हम बात करेंगे अजमेर के चौहानों के इतिहास की। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अजमेर के चौहानों का इतिहास। अजमेर के चौहानों का इतिहास। देखिए, ये टॉपिक पढ़ने से पहले हम लोग बात करें अजमेर के चौहानों की उत्पत्ति से रिलेटिव हम लोग बात करें तो अजमेर के चौहानों की उत्पत्ति से रिलेटिव विभिन्न मत हैं। विभिन्न विद्वानों ने इन चौहानों की उत्पत्ति से रिलेटिव विभिन्न मत पेश किए हैं। इनके बारे में आज हम सर्वप्रथम चर्चा करते हैं। नंबर 1 है कि चंद्रवरदायी। पहला हम बात करें, पहला मत है चंद्रवरदायी। चंद्रवरदायी, ठीक है ना। दूसरा है अर्थात सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण और मोहनोत नैन्सी। मोहनोत नैन्सी, ठीक है ना। इन तीनों के अनुसार अर्थात चौहान अग्निकुंड से उत्पन्न हुए हैं। इन तीनों के अनुसार चौहान अग्निकुंड से, किससे भाई? अग्निकुंड से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, तो देखिए चंद्रवरदायी की बात करें तो चंद्रवरदायी अर्थात पृथ्वीराज चौहान थर्ड का दरबारी कवि था। इसने एक फेमस ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज क्या था भाई? रासो। ठीक है, डिटेल्स इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो चंद्रवरदायी ने एक फेमस ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था पृथ्वीराज रासो। ठीक है, सूर्यमल जो मिश्रण है उसे राज्य कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? राज्य कवि के नाम से जाना जाता है। और इसने 2 फेमस ग्रंथ लिखे थे, एक था वीर सतसई और वंश भास्कर। वंश भास्कर और दूसरा था अर्थात वीर सतसई। वीर सतसई, ये 2 फेमस ग्रंथ लिखे थे किसने? सूर्यमल मिश्रण ने। और ये सूर्यमल मिश्रण निवासी था कहाँ का भाई? बूंदी का। ये निवासी था कहाँ का? बूंदी का निवासी था। मोहनोत नैन्सी के बारे में हम लोग बात करें। मोहनोत नैन्सी अर्थात ये जोधपुर का एक शासक था जिसका नाम था जसवंत सिंह का दरबारी कवि था। तो मोहनोत नैन्सी जोधपुर के शासक थे जिसका नाम था जसवंत सिंह। क्या नाम था भाई? जसवंत सिंह का दरबारी कवि था। इस मोहनोत नैन्सी ने भी 2 फेमस ग्रंथ लिखे थे। नंबर 1 है मारवाड़ी परगनारी विगत। तो एक फेमस ग्रंथ लिखा था इससे, मारवाड़ी परगनारी विगत है, जिसे राजस्थान का गजेटियर ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। तो इसे राजस्थान का गजेटियर क्या कहा जाता है? ग्रंथ, अर्थात राज्य सरकार द्वारा एक ऑथेंटिक, एक प्रमाणित ग्रंथ के नाम से इसे जाना जाता है। दूसरा लिखा था, एक दूसरा जो ग्रंथ था उसका नाम था मोहनोत नैन्सी ख्याल। मोहनोत नैन्सी ख्याल। तो मोहनोत नैन्सी ने 2 फेमस ग्रंथ लिखे थे। नंबर 1 था मारवाड़ी परगनारी विगत। ये एग्जाम्स में कई बार पूछा गया क्योंकि राजस्थान के गजेटियर है, ऑथेंटिक बुक मानी जाती है। दूसरा था मोहनोत नैन्सी ख्याल। ख्याल का अर्थ होता है बात। ठीक है, तो ये जोधपुर के शासक जसवंत सिंह का दरबारी कवि था और इसने 2 फेमस ग्रंथ लिखे थे। चंद्रवरदायी ने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासो, सूर्यमल मिश्रण ने अपने ग्रंथों में और मोहनोत नैन्सी ने अपने ग्रंथों में अर्थात चौहानों की उत्पत्ति से रिलेटेड जो मत पेश किया है दोस्तों, उसमें लिखा है कि ये अग्निकुंड से उत्पन्न है। किससे है भाई? अग्निकुंड से, अग्निकुल से उत्पन्न है। अर्थात एक ऋषि था जिसका नाम था वशिष्ठ ऋषि। एक ऋषि था जिसका नाम था वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ के नाम से जाना जाता है। वशिष्ठ ऋषि ने माउंट आबू, कहां पे भाई? माउंट आबू में अग्नि यज्ञ किया था। कौन सा अग्नि यज्ञ किया? ठीक है, और इस अग्नि यज्ञ से 4 पुत्र पैदा हुए। अग्नि यज्ञ से कितने पुत्र पैदा हुए थे? 4। नंबर 1 है प्रतिहार, दूसरा है परमार, तीसरा है चालुक्य या सोलंकी, चालुक्य या सोलंकी, और चौथा है चाहमान, चाहमान या चौहान। ठीक है, तो माउंट आबू में अर्थात गुरु वशिष्ठ ने माउंट आबू में अग्नि यज्ञ किया था और इस यज्ञ से 4 पुत्र पैदा हुए थे। कितने पुत्र पैदा हुए थे? 4 पुत्र पैदा हुए थे। नंबर 1 है प्रतिहार,
दूसरा है परमार, तीसरा है चालुक्य सोलंकी और चौथा है चहामान या जिसे हम कहते हैं क्या भाई चौहान। तो आज हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, चौहानों के बारे में बात कर रहे हैं। तो इन सभी के मत के अकॉर्डिंग अर्थात जो अजमेर के चौहान है वो अग्निकुंड से उत्पन्न है, अग्निकुंड से क्या भाई उत्पन्न है। दूसरे मत की हम लोग बात करें तो दूसरा जो मत है अर्थात जिसके बारे में हम लोग बात करें पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय जानक अर्थात इसके लेखक है जानक भट्ट, जानक कौन भाई भट्ट। तो पृथ्वीराज विजय एक ग्रंथ है जिसके लेखक जानक भट्ट हैं। दूसरा है हमीर महाकाव्य, हमीर क्या भाई महाकाव्य, इसके लेखक है नैनचंद सूरी, नैनचंद क्या भाई सूरी। तो हमीर महाकाव्य के लेखक कौन है, नैनचंद सूरी है। नंबर 3 है सुरजन चरित्र, सुरजन चरित्र, इसके लेखक है भाई चंद्रशेखर, चंद्र कौन है भाई शेखर। और चौथा है पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा, पंडित गौरीशंकर हीराचंद, हीराचंद ओझा, ठीक है। तो इनके मत के अकॉर्डिंग अर्थात जो चौहान है अजमेर के चौहान है तो इनके अकॉर्डिंग अर्थात ये सूर्यवंशी हैं, क्या भाई सूर्यवंशी। तो सूर्यवंशी जो मत के समर्थक है वो लोग हैं अर्थात पृथ्वीराज विजय जिसके लेखक है कौन जानक भट्ट, हमीर महाकाव्य जिसके लेखक है नैनचंद सूरी, ठीक है। और सुरजन चरित्र जिसके लेखक है चंद्रशेखर, पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा, इन सभी के अनुसार अर्थात चौहान क्या है भाई सूर्यवंशी हैं, ठीक है। तो ये दो मत आपके सामने बोर्ड पर बिल्कुल स्पष्ट क्लियर आपको दिखाई दे रहे होंगे। दोस्तों यदि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे के मतों की हम लोग फिर से बात करते हैं। चलो ले लिया ना, बहुत अच्छा दोस्तों, ठीक है ना। एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं क्योंकि हमें बोर्ड को क्लियर करना है, फिर उसके बाद नए मतों के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए नंबर 1 दोबारा रिपीट कर लेते हैं हम लोग। आज का अपना टॉपिक है प्यारा सा जिसका नाम है अजमेर के चौहानों का इतिहास, ठीक है। अजमेर के चौहानों की उत्पत्ति के बारे में विभिन्न मत पेश किए गए हैं। उनके अकॉर्डिंग पहला जो मत है वो है कि एक चंद्रवरदाई, चंद्रवरदाई ने एक फेमस ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था पृथ्वीराज रासो। ये जो अर्थात चंद्रवरदाई था पृथ्वी अजमेर का एक प्रतापी शासक हुआ है जिसका नाम था पृथ्वीराज चौहान थर्ड, उसका दरबारी क्या था भाई कवि था। दूसरा है सूर्यमल मिश्र जिसे राज्य कवि के नाम से जाना जाता है, इसने 2 फेमस ग्रंथ लिखे थे, वंश भास्कर और दूसरा था वीर सतसई, और ये निवासी कहाँ का था भाई बूंदी का निवासी था। तीसरा है मोहनोत नैन्सी, मोहनोत नैन्सी जोधपुर का निवासी था और जोधपुर के शासक कौन थे भाई जसवंत सिंह का दरबारी कवि था, ठीक है। इसने 2 फेमस ग्रंथ लिखे थे। नंबर 1 है मारवाड़ी परगनारी विगत जिसे राजस्थान के गजेटियर ग्रंथ के नाम से जाना जाता है, और दूसरा है मोहनोत नैन्सी ख्यात, ख्यात कहते हैं किसको भाई बात को। तो इन तीनों के अनुसार अर्थात चौहान अग्निकुंड से उत्पन्न है या अग्निकुलीन माना जाता है। तो चौहानों की उत्पत्ति किससे हुई, अग्निकुंड से हुई है। गुरु वशिष्ठ ने माउंट आबू सिरोही में अग्नि यज्ञ किया था और उससे कितने पुत्र पैदा हुए, 4 पुत्र पैदा हुए। नंबर 1 है प्रतिहार, दूसरा है परमार, तीसरा है चालुक्य सोलंकी और चौथा है चहामान या चौहान। और अपन लोग अभी बात किसकी कर रहे हैं भाई चौहान। तो ये चौहान किससे उत्पन्न है भाई, अग्निकुंड से उत्पन्न है या अग्निकुलीन माना जाता है। नेक्स्ट हम दूसरे मत की बात करें तो जो दूसरा मत है पृथ्वीराज, दूसरे मत के जो समर्थक हैं पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय के लेखक है कौन जानक भट्ट। दूसरा जो ग्रंथ है जिसका नाम है अर्थात हमीर महाकाव्य, और हमीर महाकाव्य के लेखक है भाई नैनचंद कौन है भाई सूरी। तीसरा है सुरजन चरित्र और इसके लेखक कौन है चंद्रशेखर। नेक्स्ट अपन लोग बात करें पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा, ये चौहानों को सूर्यवंशी बताते हैं। तो सूर्यवंशी के समर्थक हैं नाथा पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा, ये सब लोग अर्थात चौहानों की उत्पत्ति किससे बताते भाई सूर्यवंशी मानते हैं। नेक्स्ट अपन लोग बात करें कि तीसरे जो मत की बात करें अर्थात तीसरा आपको
जो भी है यहाँ पे लेखक जो दिखाई दे रहे हैं वो सारे विदेशी दिखाई देंगे। तो ये लोग विदेशी अर्थात राजपूतों को विदेशी मानते हैं, चौहानों को विदेशी मानते हैं। इनका समर्थन करते हैं कर्नल जेम्स टोड। तो तीसरा मत है किसका भाई? कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड, ठीक है। और डॉक्टर वी.ए. स्मिथ, डॉक्टर वी.ए. स्मिथ, और तीसरा है विलियम कुक। तीसरा कौन सा भाई? विलियम कुक, ठीक है। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, तीनों विदेशी नाम आपको नजर आ रहे हैं। तो ये लोग अर्थात चौहानों को विदेशी मानते हैं। तो विदेशी जो मत है इसका समर्थन कौन करते हैं? कर्नल जेम्स टोड, जिसे भारत का राजस्थान इतिहास का पितामह के नाम से जाना जाता है। दूसरा डॉक्टर वी.ए. स्मिथ और तीसरा विलियम कुक। तो इन तीनों के अकॉर्डिंग अर्थात चौहान क्या है भाई? विदेशी है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें चौथे मत की, और ये इंपॉर्टेंट मत है और कई बार एग्जाम्स में आया हुआ है, ठीक है। देखिए चौथे मत की बात करें तो चौथा मत है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। डॉक्टर कौन है भाई? गोपीनाथ शर्मा। दूसरा है डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा। और तीसरा है बिजोलिया शिलालेख। कौन सा शिलालेख? बिजोलिया शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख, ठीक है। तो डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा और बिजोलिया शिलालेख के अनुसार अर्थात जो चौहान हैं वो ब्राह्मण वंशीय माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं भाई? ब्राह्मण वंशीय माने जाते हैं, ब्राह्मण वंशीय। तो ब्राह्मणीय वंश के अर्थात इसके समर्थन करने वाले व्यक्ति कौन है? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा। और कौन सा शिलालेख? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार अर्थात चौहान जो हैं वो ब्राह्मण वंशीय माने जाते हैं, अर्थात ये वत्स ऋषि के वंशज माने जाते हैं। वत्स ऋषि के क्या माने जाते हैं भाई? वंशज। तो वत्स ऋषि के वंशज या ब्राह्मणीय वंश का समर्थन करने वाला शिलालेख कौन सा है? चौहानों का बिजोलिया शिलालेख। हम यहाँ से बिजोलिया शिलालेख की भी बात कर रहे हैं थोड़ी सी, कि बिजोलिया जो शिलालेख है ये हमें मिला है भीलवाड़ा से। कहाँ से मिला भाई? भीलवाड़ा से मिला है। और इसकी जो रचना की गई थी वो की गई थी 1170 ईस्वी में, और इसके रचयिता गुणभद्र एवं कायस्थ थे। कौन थे भाई? इसके रचयिता गुणभद्र एवं कायस्थ थे। कौन थे भाई? कायस्थ, ठीक है। तो ये पिछली बार सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया कि चौहानों को ब्राह्मण वंशीय या वत्स ऋषि के वंशज मानने वाला शिलालेख कौन सा था? तो कौन सा है भाई? बिजोलिया शिलालेख। इस बिजोलिया शिलालेख से अर्थात हमें चौहानों को, अजमेर के जो चौहान हैं उन्हें ब्राह्मण वंशीय बताया गया है। तो कई बार इस टॉपिक्स में से बहुत बार एग्जाम्स में बार बार क्वेश्चन पुट होते ही रहते हैं कि अजमेर के जो चौहान है उनकी उत्पत्ति से रिलेटिव विभिन्न मत क्वेश्चंस एग्जाम से पूछे जाते हैं। कि जैसे चौहानों को सूर्यवंशी बताने वाला व्यक्ति कौन था? तो पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य, सूर्यजन चरित्र, पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार अर्थात चौहान क्या है भाई? सूर्यवंशी हैं। जबकि चंद्रवरदाई, सूर्यमल मिश्रण और मनोज नैन्सी के अनुसार अर्थात चौहान क्या है भाई? अग्निकुंड से क्या है? उत्पन्न है, ठीक है। तो आगे हम लोग बात करें, ये तो था उत्पत्ति से रिलेटिव विभिन्न मत, ठीक है। एक बार बोर्ड में फिर देखेंगे, फिर आगे बात करते हैं नेक्स्ट। तो चौहानों को विदेशी मानने वाले जो हैं वो है कौन? नंबर 1 है कर्नल जेम्स टोड है, दूसरा है डॉक्टर वी.ए. स्मिथ है, और तीसरा कौन है? विलियम कुक है। तो चौहानों के विदेशी मत के समर्थन कौन है भाई? ये 3 व्यक्ति हैं। नेक्स्ट अपन लोग बात करें कि चौहानों को ब्राह्मण वंशीय या वत्स ऋषि के वंशज मानने वाले व्यक्ति हैं कौन? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, दूसरा कौन है भाई? डॉक्टर दशरथ शर्मा, और तीसरा कौन सा शिलालेख? बिजोलिया शिलालेख, ठीक है। तो इन सभी के अनुसार अर्थात चौहान ब्राह्मण वंशीय हैं, अर्थात ये वत्स ऋषि के क्या है? वंशज हैं।
बिजोलिया शिलालेख कहाँ से मिला भाई? भीलवाड़ा से मिला है। और इसकी रचना कब की गई भाई? 1170 ईस्वी में की गई। और इसके रचयिता कौन थे? गुणभद्र एवं कायस्थ इसके क्या थे भाई? रचयिता थे। तो ये था भाई चौहानों की उत्पत्ति से रिलेटेड विभिन्न मत है, हमने जिनके बारे में चर्चा की। नेक्स्ट अपन लोग आगे बात करते हैं कि अजमेर में चौहान वंश की स्थापना किसने की, तो उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। बोर्ड पे सावधानी से देखते रहेंगे और राइट डाउन करते रहेंगे अपने नोटबुक में, ठीक है ना, बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए अजमेर में चौहान वंश की स्थापना, अजमेर में चौहान वंश की स्थापना लगभग 551 ईस्वी में। देखिए प्रसाद वैसे बांटता है 51 रुपए का, यहाँ पे आपको याद करना है कितना? 551, ठीक है। तो अजमेर में चौहान वंश की स्थापना लगभग 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान ने की। किसने की थी भाई? वासुदेव चौहान ने की थी। भगवान श्री कृष्ण के पिता का नाम क्या था भाई? वासुदेव था। तो बहुत ही इजी वे से क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। तो अजमेर में चौहान वंश की स्थापना लगभग कब की गई थी भाई? 551 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? वासुदेव चौहान के द्वारा अजमेर में चौहान वंश की स्थापना की गई। वासुदेव चौहान को चौहानों का आदि पुरुष या इसे कहा जाता है प्राचीन व्यक्ति या इसे चौहानों का मूल पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो चौहानों का आदि पुरुष, चौहानों का प्राचीन व्यक्ति या चौहानों का मूल पुरुष किसे कहा जाता है? वासुदेव चौहान को कहा जाता है। वासुदेव चौहान ने अपना साम्राज्य कहाँ स्थापित किया गया था? अर्थात सांबर झील के आसपास। सांबर झील के आसपास इसने अपना साम्राज्य स्थापित किया। इस सांबर झील के आसपास के क्षेत्र को सपाद लक्ष्य के नाम से जानते हैं। सपाद लक्ष्य के नाम से जाना जाता है। तो सांबर झील के आसपास के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? अर्थात सपाद लक्ष्य के नाम से जाना जाता है। वासुदेव चौहान ने वासुदेव चौहान ने अपनी राजधानी अहिछत्रपुर को बनाई। किसको बनाई भाई? अहिछत्रपुर को बनाई। अहिछत्रपुर को वर्तमान में नागौर के नाम से जाना जाता है। तो अहिछत्रपुर को वर्तमान में क्या कहा जाता है भाई? नागौर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। देखिए तो कई बार क्वेश्चन आता है कि नागौर का प्राचीन नाम क्या था? तो नागौर का प्राचीन नाम क्या था भाई? अहिछत्रपुर नागौर का प्राचीन नाम था। यही अहिछत्रपुर प्राचीन काल में अर्थात जांगल प्रदेश, कौन से प्रदेश की? जांगल प्रदेश की क्या रही भाई? राजधानी। तो प्राचीन काल में जांगल प्रदेश की राजधानी भी क्या रही है? अहिछत्रपुर रही है, ठीक है। नेक्स्ट अपन लोग बात करें, देखिए इसी वासुदेव चौहान ने अपने कुल देवी, ठीक है ना, देखिए एक होती है कुल देवी, एक क्या होती है भाई? कुल देवी, और एक क्या होती है भाई? आराध्य देवी। आराध्य देवी या आराध्य देवी को क्या कहा जाता है? इष्ट देवी के नाम से जाना जाता है। कौन सी देवी के नाम से? इष्ट देवी के नाम से जाना जाता है। देखिए कुल देवी होती है जो पीढ़ी दर अर्थात दादा, फिर दादा का बेटा, फिर उसका पोता, फिर उसका बेटा, ठीक है ना, अर्थात जो कुल की वृद्धि के लिए जो पूजा करता है उसे कहा जाता है कुल देवी। अपने वंश की वृद्धि करने के लिए या अपने वंश की रक्षा करने के लिए, अपने वंश की बढ़ोतरी करने के लिए किसकी पूजा की जाती है? कुल देवी। और प्रत्येक अर्थात समाज की एक कुल देवी होती है, ठीक है। और इसकी पूजा करना पूरे परिवार को या पूरे जो भी है समाज को इसकी नेसेसरी होती है अपने कुल की वृद्धि करने के लिए। ये पूरे परिवार की कुल देवी कितनी होती है? एक होती है। जैसे अजमेर के चौहानों की हम कुल देवी की बात करें तो शाकंभरी माता है, ठीक है ना। और वैसे चौहानों की कुल देवी है कौन सी माता? जीर्ण माता है। कौन सी माता भाई? जीर्ण माता। अब कुल देवी और आराध्य देवी या इष्ट देवी में क्या अंतर होता है? आराध्य देवी और इष्ट देवी ये अर्थात एक पर्यायवाची शब्द है।
आराध्य देवी, जैसे कोई स्टूडेंट है, अब उसे ज्ञान चाहिए तो माँ शारदे या माँ सरस्वती की पूजा करता है, ठीक है ना। कोई दुर्गा माता की पूजा करता है, कोई किसी की पूजा करता है। तो एक परिवार में अलग अलग आराध्य देवी हो सकती हैं। जितने कैंडिडेट हैं उतनी देवियां हो सकती हैं, उतने आराध्य देवता हो सकते हैं। कोई शंकर भगवान की पूजा करता है, कोई बजरंगबली की पूजा करता है, ठीक है, कोई खाटू श्याम जी की पूजा करता है। तो ये आराध्य देवता होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार आराध्य देवी भी अलग अलग होती हैं। जितने कैंडिडेट होते हैं परिवार में उतनी आराध्य देवी या इष्ट देवी हो सकती हैं। तो कुल देवी एक होती है एक परिवार की, जबकि आराध्य देवी अलग अलग परिवारों में, अर्थात एक ही परिवार में बहुत सारी आराध्य या इष्ट देवी हो सकती हैं। तो हम लोग बात करें यहाँ पे किसकी भी, कुल देवी की बात करेंगे। तो देखिए, अपने वंश की रक्षा करने के लिए, अपने वंश की वृद्धि के लिए कुल देवी या कुल देवता की आराधना जरूरी होती है। और प्राचीन जितने भी शासक हैं उन्होंने भी अपने वंश की वृद्धि के लिए या अपने वंश को बढ़ाने के लिए कुल देवी या कुल देवता का मंदिर अपने दुर्ग में बनवाया था और उसकी क्या करते थे भाई, पूजा करते थे। तो देखिए, वासुदेव चौहान ने भी अपनी कुल देवी जिसका नाम था शाकंभरी माता का क्या बनवाया भाई, मंदिर बनवाया। और ये शाकंभरी माता का मंदिर कहाँ पे है भाई, सांबर झील के पास, सांबर में। और सांबर कौन से जिले में पड़ता है भाई, जयपुर जिले में। तो अजमेर के चौहानों की कुल देवी किसे माना जाता है, शाकंभरी माता को माना जाता है। और शाकंभरी माता का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पे भाई, सांबर में। और सांबर कहाँ पड़ता है, जयपुर में पड़ता है। तो ये अजमेर के चौहानों की कुल देवी है। देखिए, यहाँ पे आप नोट डाल के लिख सकते हैं। वैसे चौहान क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि चौहानों की कुल देवी कौन है। तो चौहानों की जो कुल देवी मानी जाती है वो मानी जाती है भाई जीण माता। कौन सी माता, जीण माता। तो चौहानों की कुल देवी, यदि ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, यदि ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर आता है भाई जीण माता। कौन सी माता भाई, जीण माता। और जीण माता का फेमस जो मंदिर है वो कहाँ पे है, और रेवासा। और रेवासा कहाँ पे है भाई, सीकर में है। तो चौहानों की कुल देवी ऑल ओवर माना जाए तो जीण माता है। और जीण माता का फेमस मंदिर है रेवासा। और रेवासा कहाँ पे भाई, सीकर में। जबकि अजमेर के चौहानों की कुल देवी शाकंभरी माता को माना जाता है। और शाकंभरी माता का फेमस मंदिर कहाँ पे है भाई, सांबर में। और सांबर कहाँ पे है, जयपुर में। इस शाकंभरी माता का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों, वासुदेव चौहान ने इस मंदिर का क्या करवाया, निर्माण करवाया। देखिए, यहाँ पे अर्थात राजस्थान में एक शाकंभरी माता का और मंदिर है। यह हम बात करें, जैसे अलग अलग क्षेत्रों में भी कुल देवी अलग अलग हुई है। जैसे चौहानों, अजमेर के चौहानों की कुल देवी की बात करें तो शाकंभरी माता। और शाकंभरी माता का फेमस मंदिर कहाँ पे है भाई, सांबर में है। जबकि चौहानों की कुल देवी है कौन सी माता, जीण माता। और जीण माता का फेमस मंदिर रेवासा कहाँ पे भाई, सीकर में है। नेक्स्ट अपन हम बात करें कि जालोर के जो चौहान हैं उन्हें सोनगरा चौहानों के नाम से जाना जाता है। तो सोनगरा चौहानों की जो कुल देवी है वो आशापुरा माता है। कौन सी माता भाई, आशापुरा माता। अर्थात जालोर के सोनगरा चौहानों की कुल देवी आशापुरा माता है। तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि जालोर के सोनगरा चौहानों की कुल देवी। तो जालोर के सोनगरा चौहानों की कुल देवी है कौन सी माता, आशापुरा माता। और आशापुरा माता का फेमस मंदिर कहाँ पे भाई, जालोर में है। कहाँ पे भाई, जालोर में। और ये जालोर के चौहानों की क्या है भाई, कुल देवी। अब यहाँ पे नोट डाल के एक और कोटेशन नोट कर सकते हैं कि राजस्थान में शाकंभरी माता का एक और फेमस मंदिर है जिसे सकराय माता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो राजस्थान में नोट डाल के लिखेंगे कि दूसरा शाकंभरी माता का मंदिर, दूसरा शाकंभरी माता का मंदिर, या जिसे
सकराय माता के नाम से जाना जाता है। इसका फेमस मंदिर है उदयपुर वाटी में। कहाँ पे भाई? उदयपुर वाटी में, ठीक है ना। इसे कंदमूल फल अर्थात अकाल पीड़ितों की रक्षा करने के लिए इसने कंदमूल फल उत्पन्न किए थे और लोगों को प्रोवाइड करवाया था। इसीलिए यहाँ माता पूर्ण रूप से शाकाहारी मानी जाती है और इसी कारण से सकराय माता या शाकंभरी माता के नाम से जाना जाता है। और इसका फेमस मंदिर है उदयपुर वाटी। उदयपुर वाटी, उदयपुर वाटी कहाँ पड़ता है भाई? झुंझुनू जिले में। कौन से जिले में? झुंझुनू जिले में। और ये जो शाकंभरी माता का जो फेमस मंदिर है ये खंडेल वालों की, किसके भाई? खंडेल वालों की। क्या भाई? कुल देवी। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है, स्टूडेंट जब बुक में पढ़ते हैं तो वहां पे शाकंभरी माता का फेमस एक मंदिर पढ़ लिया, कहाँ पे भाई? सांबर में, ठीक है ना। और फिर शाकंभरी माता का मंदिर पढ़ लिया, कहाँ पे भाई? उदयपुर वाटी झुंझुनू में। तो बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे शाकंभरी माता का मंदिर बता दिया सांबर में और यहाँ पे बता दिया उदयपुर वाटी में, तो ये क्या मामला है, ठीक है ना। ऐसा कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको टू द पॉइंट ऑल टोटल कंसेप्ट क्लियर मिलेंगे कि जो शाकंभरी माता या सकराय माता का जो फेमस मंदिर है कहाँ पे दोस्तों? उदयपुर वाटी झुंझुनू में, वो खंडेल वालों की कुल देवी है। जबकि जो शाकंभरी माता का जो फेमस मंदिर है सांबर में, ये अजमेर के चौहान अर्थात अजमेर के चौहानों की क्या है? कुल देवी है। तो कोई डाउटफुल नहीं है, बिल्कुल कंसेप्ट अलग अलग क्लियर है, ठीक है ना। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो तुरंत लीजिए दोस्तों, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, ले लिया होगा। चलो आगे बात करते हैं, एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, तो अजमेर में चौहान वंश की स्थापना अर्थात लगभग कब की गई? 551 ईस्वी में, ठीक है ना। तो यहाँ पे याद करना है, प्रसाद बांटते हुए 51 रुपए का, लेकिन याद करना है कितना? 551, ठीक है ना। तो अजमेर में चौहान वंश की स्थापना कब की गई? 551 ईस्वी में। किसके द्वारा की गई थी? वासुदेव चौहान के द्वारा की गई थी। इसी कारण वासुदेव चौहान को चौहानों का क्या कहा जाता है भाई? आदि पुरुष कहा जाता है या प्राचीन व्यक्ति या मूल पुरुष के नाम से जाना जाता है। इसी वासुदेव चौहान ने अपना साम्राज्य स्थापित किया था कौन सी झील के आसपास भाई? सांबर झील के आसपास इसने अपना साम्राज्य स्थापित किया। इस सांबर झील के आसपास के जो क्षेत्र है उसे सपाद लक्ष्य के नाम से जाना जाता है। और इसने अपनी राजधानी किसको बनाया भाई? अहि छत्रपुर को। और इसी अहि छत्रपुर को वर्तमान में नागौर के नाम से जाना जाता है। तो नागौर का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? अहि छत्रपुर था, ठीक है ना। ये अहि छत्रपुर अर्थात प्राचीन काल में जंगल प्रदेश की क्या रही भाई? राजधानी। तो जंगल प्रदेश की प्राचीन काल में राजधानी क्या रही है? अहि छत्रपुर रही है। देखिए, इस वासुदेव चौहान ने अपने कुल देवी, ठीक है ना, अभी हमने चर्चा की थी कुल देवी और आराध्य देवी, इष्ट देवी, तो अपनी कुल देवी शाकंभरी माता का क्या बनवाया? मंदिर। और शाकंभरी माता का फेमस मंदिर है कहाँ पे? सांबर। और सांबर कहाँ दोस्तों? अजमेर में। तो अजमेर के चौहानों की कुल देवी कौन सी माता है भाई? शाकंभरी माता। और शाकंभरी माता का फेमस मंदिर है सांबर। और सांबर कहाँ पे है भाई? जयपुर जिले में। देखिए, दूसरा राजस्थान में अर्थात शाकंभरी माता का फेमस मंदिर है जिसे सकराय माता के नाम से जाना जाता है। ये फेमस मंदिर है उदयपुर वाटी। और उदयपुर वाटी कहाँ पे है भाई? झुंझुनू जिले में। और ये जो शाकंभरी माता है सकराय माता का, यहाँ पे जो फेमस मंदिर है ये इस खंडेर वालों की क्या भाई? कुल देवी है, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, कई बार बहुत बार एग्जाम्स में थोड़ा सा माइनर अंतर है। क्वेश्चन आता है चौहानों की कुल देवी कौन है? तो आंसर क्या देंगे भाई? जीण माता। और जीण माता का फेमस मंदिर कहाँ पे है? रेवासा। और रेवासा कहाँ पे भाई? सीकर में है, ठीक है, यहीं पर। और रेवासा खारे पानी की क्या भाई? झील भी स्थित है। जबकि हम बात करें जालोर के जो सोनगरा, जालोर के जो चौहान है उन्हें सोनगरा चौहानों के नाम से जाना जाता है। और जालोर के सोनगरा चौहानों की कुल देवी कौन है भाई? आशापुरा माता। और आशापुरा माता का फेमस मंदिर कहाँ पे है? जालोर में है, ठीक है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं। देखिए, वासुदेव चौहान कौन था भाई?
वासुदेव चौहान। इस वासुदेव चौहान ने अर्थात सांबर झील बनवाई। कौन सी झील है? सांबर झील। तो वासुदेव चौहान निर्माता था भाई। वासुदेव चौहान क्या था? निर्माता। कौन सी झील का? सांबर झील का। तो सांबर झील अर्थात सांबर झील का निर्माता कौन था? वासुदेव चौहान था। सांबर झील वैसे तो दोस्तों 3 जिलों के बाउंड्री पर पड़ती है, अजमेर, जयपुर, अजमेर और नागौर, लेकिन इसकी सर्वाधिक जो विस्तार है वो कौन से जिले में है भाई? जयपुर जिले में। इसीलिए कौन से जिले में मानी जाती है? जयपुर जिले में। ठीक है, तो वासुदेव चौहान निर्माता था कौन सी झील का? सांबर झील। और सांबर झील कहाँ पड़ती है? जयपुर जिले में। हम सांबर झील की बात करें, यहाँ पे जो सांबर झील है अर्थात ये भारत में खारे पानी की, राजस्थान में खारे पानी की, राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी क्या भाई? झील है। जबकि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है वो चिल्का झील है, जो उड़ीसा राज्य में क्या भाई? स्थित है। तो राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी जो झील है कौन सी है भाई? सांबर झील है। और इस सांबर झील का निर्माता कौन था? वासुदेव चौहान था। ठीक है ना। देखिए, भारत में सर्वाधिक नमक का उत्पादन गुजरात राज्य करता है। कौन सा राज्य करता है भाई? गुजरात राज्य करता है। लेकिन भारत में झीलों की सहायता से सर्वाधिक नमक कौन सी झील से प्राप्त होता है? सांबर झील से। तो भारत में झीलों की सहायता से सर्वाधिक नमक प्राप्त किया जाता है कौन सी झील से दोस्तों? सांबर झील से लगभग 8.6% के लगभग प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अब जो भी हमने चर्चा की कि वासुदेव चौहान ने अजमेर में चौहान वंश की स्थापना की थी, ठीक है ना, 551 ईस्वी में की थी। इसने अपना साम्राज्य सांबर झील के आसपास स्थापित किया, जिसे सपाद लक्ष्य के नाम से जाना जाता है। इसने अपनी राजधानी अहिर छत्रपुर को बनाया था, जिसे वर्तमान में नागौर के नाम से जाना जाता है। इसने अपने कुल देवी शाकंभरी माता का मंदिर सांबर झील के पास स्थापित किया। इसने सांबर झील का निर्माण करवाया। इन सभी के बारे में जो भी हमने पढ़ा, इन सभी के बारे में हमें जानकारी कौन से शिलालेख से मिलती है भाई? बिजोलिया शिलालेख। किससे मिलते हैं भाई? बिजोलिया शिलालेख। और बिजोलिया शिलालेख की हमने अभी थोड़ी देर पहले ही चर्चा की थी कि बिजोलिया शिलालेख कहाँ से मिला है? भीलवाड़ा से। और इसकी रचना कब की गई थी दोस्तों? 1170 ईस्वी में। और इसके रचयिता कौन थे? गुणभद्र एवं कायस्थ ने इसकी क्या की थी भाई? रचना की थी। तो वासुदेव चौहान के बारे में हमें जानकारी कौन से शिलालेख से मिलती है भाई? बिजोलिया शिलालेख से हमें वासुदेव चौहान के बारे में संपूर्ण जो भी हमने पढ़ा उसके बारे में संपूर्ण जानकारी मिलती है। देखिए, यहाँ पे और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ, और ये बार बार एग्जाम्स में घूमते रहते हैं। देखिए, तीर्थों के नाने किसे कहा जाता है भाई? सांबर को ही कहा जाता है। तो तीर्थों के नाने किसे कहा जाता है? सांबर को कहा जाता है। और सांबर कहाँ पे भाई? जयपुर जिले में। कौन से जिले में? जयपुर जिले में। नेक्स्ट अपन और बात करें अर्थात तीर्थों का मामा या इसे कहा जाता है तीर्थराज। तीर्थों का मामा या तीर्थराज किसे कहा जाता है? पुष्कर। और पुष्कर कौन से जिले में भाई? अजमेर जिले में है। जबकि तीर्थों का भांजा कहा जाता है किसको? मंचकुंड। और मंचकुंड कहाँ पे है भाई? धौलपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? धौलपुर में। तो अर्थात कई बार क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हुए हैं, तीर्थों के नाने सांबर को कहा जाता है। अर्थात सांबर के पास ही स्थान है जिसे कहा जाता है देवयानी। तो तीर्थों के नाने देवयानी कहाँ पे भाई? सांबर में। देवयानी कहाँ पे है? सांबर। और सांबर कहाँ पे है? जयपुर में। तीर्थों का मामा या तीर्थराज किसे कहा जाता है? पुष्कर कहाँ पे है? अजमेर में। और तीर्थों का भांजा कहा जाता है किसको? मंचकुंड। और मंचकुंड कहाँ पे है? धौलपुर में है। ठीक है, नेक्स्ट अपन लोग बात करते हैं भाई। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो तुरंत लीजिए, आगे फिर कंटिन्यू इसी टॉपिक को पूरा करते हैं।
ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, साथ साथ राइट डाउन करते हैं। एक बार फिर बोर्ड पे देखें, एक बार फिर रिपीट करा देता हूँ। तो देखिए, वासुदेव चौहान निर्माता था। कौन सी झील का? सांबर झील। तो सांबर झील किसने बनवाई थी भाई? वासुदेव चौहान ने बनवाई थी। सांबर झील कहाँ पे है? जयपुर में है। कहाँ पे भाई? जयपुर जिले में स्थित है। ये राजस्थान में खारे पानी की सबसे क्या भाई बड़ी झील है। और राजस्थान में अर्थात झीलों की सहायता से, राजस्थान में क्या पूरे भारत में झीलों की सहायता से सर्वाधिक नमक का उत्पादन कौन सी झील से किया जाता है? सांबर झील से। और सांबर झील जयपुर जिले में स्थित है, जिसका निर्माता भी कौन था? वासुदेव कौन था भाई? चौहान था। इस वासुदेव चौहान के बारे में हमें संपूर्ण जानकारी कहां से मिलती है? बिजोलिया शिलालेख से। और बिजोलिया शिलालेख कहां से मिला भाई? अर्थात भीलवाड़ा से मिला है, जिसकी रचना 1170 ईस्वी में की गई। नेक्स्ट अपन लोग बात करें कि देखिए, तीर्थों की नानी कहा जाता है देवयानी। देवयानी कहाँ पे है? सांबर में स्थित है। कहाँ पे भाई? सांबर में। और सांबर जयपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट अपन बात करें, तीर्थों का मामा या तीर्थराज कहा जाता है पुष्कर। और पुष्कर कहाँ पे भाई? अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट अपन लोग बात करें, तीर्थों का भांजा मंचकुंड को कहा जाता है। और मंचकुंड कौन से जिले में स्थित है भाई? धौलपुर में स्थित है। कहाँ पे है? धौलपुर। देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो अजमेर की चौहान है, उनमें जो सर्वप्रथम जो क्वेश्चन होता है इसके प्रारंभिक रूप से, तो वासुदेव चौहान के बारे में अर्थात पूछा जाता है। फिर भी आगे और भी बहुत सारे पराक्रमी शासक आएंगे एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट, लेकिन बीच में कुछ छोटे मोटे शासक हुए हैं जिनके बारे में भी कई बार एग्जाम से पूछ लिया जाता है। और उनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट जो कंटेंट है, जो परीक्षा में पूछने लायक है, या कभी जो है आगे बहुत ज्यादा संभावना उनको एग्जाम में आने की, उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो अजमेर का एक शासक बना था जिसका नाम था दुर्लभ राज। अजमेर का एक शासक बना जिसका नाम क्या था दोस्तों? दुर्लभ राज। तो अजमेर का एक शासक बना था जिसका नाम था दुर्लभ राज। अब इस दुर्लभ राज से रिलेटेड आपको क्या याद करना है? अर्थात दुर्लभ राज अजमेर का प्रथम शासक था जिसके शासनकाल में पहली बार मुस्लिम आक्रमण हुए थे। ठीक है ना? तो इसके शासनकाल में पहली बार, कौन सी बार भाई? पहली बार मुस्लिम आक्रमण हुआ। मुस्लिम क्या हुआ? आक्रमण। तो अजमेर में पहली बार मुस्लिम आक्रमण किस शासन के काल में हुआ था? किस शासक के काल में हुआ था? तो उसका आंसर है भाई दुर्लभ राज। तो दुर्लभ राज जब अजमेर का शासक था, उस समय पहली बार मुस्लिम क्या हुआ था? आक्रमण हुआ था। इस दुर्लभ राज की सहायता से वत्स राज ने, अर्थात दुर्लभ राज की सहायता से वत्स राज ने पाल वंश के धर्मपाल को पराजित किया था। पाल वंश के एक शासक था जिसका नाम क्या था भाई? धर्मपाल। तो दुर्लभ राज की सहायता से पाल वंश के एक शासक था जिसका नाम था, और पाल वंश का शासक था धर्मपाल। इस धर्मपाल को वत्सराज ने अर्थात दुर्लभ राज से सहायता लेकर, सैनिक सहायता लेकर क्या किया था दोस्तों? पराजित किया था। उसके बाद हम बात करें, फिर इसके बाद दुर्लभ राज के बाद एक शासक बना था जिसका नाम था गुहक प्रथम। गुहक क्या था भाई? प्रथम। इस गुहक प्रथम से रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा में आने की संभावना है। ठीक है ना? देखिए, ये अजमेर का पहला स्वतंत्र शासक था। इससे पहले अजमेर के जितने भी शासक थे वो प्रतिहारों के क्या थे भाई? सामंत थे। ठीक है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अजमेर का, किसका भाई? अजमेर का प्रथम स्वतंत्र क्या था भाई? शासक। तो अजमेर का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? तो राइट आंसर होगा गुहक प्रथम। क्यों था ये प्रथम शासक है? क्योंकि इससे पहले अर्थात अजमेर के जो प्रारंभ में जितने भी शासक थे, ठीक है ना, अजमेर के प्रारंभिक शासक
प्रारंभिक शासक अर्थात प्रतिहारों के सामंत थे। प्रतिहारों के क्या थे भाई? सामंत। अब सामंत क्या होते हैं दोस्तों? जिसके अंडर में रहकर के कार्य करें उन्हें सामंत कहा जाता है। और मुख्य रूप से वत्सराज के, अर्थात मुख्य रूप से वत्सराज जो प्रतिहार थे, इस वत्सराज प्रतिहार के क्या थे? सामंत थे। ठीक है ना? तो प्रारंभ में अर्थात जो अजमेर के चौहान थे वो प्रतिहारों के क्या थे दोस्तों? सामंत थे। और पहली बार अपने आप में अजमेर का पहली बार स्वतंत्र जो शासक बना था वो गुअक फर्स्ट बना था। इस गुअक फर्स्ट के बारे में हमें जानकारी, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती हुई हर्ष शिलालेख से। कौन से शिलालेख से? हर्ष शिलालेख से। और ये हर्ष शिलालेख हमें कहां से मिला है? रेवासा। और रेवासा कहां पे है दोस्तों? सीकर जिले में। कौन से जिले में? सीकर जिले में। ठीक है। इसी हर्ष शिलालेख से हमें पता चलता है कि गुअक फर्स्ट ने यहीं पर हर्षनाथ का मंदिर बनवाया। हर्षनाथ का क्या बनवाया भाई? मंदिर। और यह हर्षनाथ का मंदिर भी कहाँ पे है? और रेवासा में है। और रेवासा कहाँ पे है दोस्तों? सीकर में है। ठीक है ना? इससे रिलेटिव अर्थात हर्षनाथ से रिलेटेड एक और भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि हर्षनाथ जी अर्थात अजमेर के चौहानों का, कौन से चौहान का भाई? अजमेर के चौहानों का, या चौहानों का कुल देवता है। तो कई बार क्वेश्चन एग्जाम से पूछा जाता है कि चौहानों का कुल देवता कौन है? तो चौहानों का कुल देवता, तो चौहानों का कुल देवता कौन है? हर्षनाथ जी हैं। और इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? गुअक फर्स्ट ने करवाया था। और ये मंदिर कौन से जिले में स्थित है भाई? सीकर जिले में स्थित है। कौन से जिले में? सीकर जिले में। ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अजमेर का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? तो आंसर आएगा क्या? गुअक फर्स्ट है। इससे पहले जितने भी अजमेर के शासक बने हैं वो प्रतिहारों के क्या थे भाई? सामंत थे। अर्थात किसी के अंडर में रहकर कार्य करें उसे क्या कहा जाता है? सामंत। और मुख्य रूप से किसके सामंत है भाई? अर्थात वत्सराज के क्या थे? सामंत। इस गुअक फर्स्ट के बारे में हमें जानकारी कौन से शिलालेख से मिलती है भाई? हर्ष शिलालेख। और हर्ष शिलालेख कहां से मिला है? रेवासा सीकर से मिला है। और इस शिलालेख से हमें जानकारी किससे मिलती है? हर्षनाथ के मंदिर से मिलती है। और हर्षनाथ चौहानों का क्या भाई? कुल देवता। तो हमने चर्चा की थी अभी, अर्थात चौहानों का कुल देवता कौन है? हर्षनाथ। जबकि कुल देवी है कौन सी है भाई? जीण माता। और अजमेर के चौहानों की कुल देवी बात करें तो कौन सी माता भाई? शाकंभरी माता। इसके बाद एक छोटा सा शासक बना था कुछ समय के लिए जिसका नाम था सिंहराज। क्या नाम था दोस्तों? सिंहराज। इस सिंहराज से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा में आने की संभावना है। अर्थात इस सिंहराज ने पहली बार प्रतिहारों को क्या किया था? पराजित किया था। और पराजित करने के बाद इसने महाराजा धीराज की उपाधि क्या की थी? धारण की थी। तो पहली बार प्रतिहारों को क्या किया था? पराजित किया। और पराजित करके महाराजा धीराज की क्या की थी? उपाधि धारण की थी। तो अजमेर का कौन सा शासक था जिसने प्रतिहारों को पराजित किया था? तो आंसर कौन सा है भाई? सिंहराज। जबकि अजमेर का पहला स्वतंत्र शासक कौन था? गुअक फर्स्ट। और अजमेर का पहला शासक कौन था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की? तो दोस्तों आंसर आएगा क्या? सिंहराज। ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए एक बार फिर रिपीट करा देता हूँ, बोर्ड पे देखें तो देखिए अजमेर का शासक बना था कौन? दुर्लभ राज। इस दुर्लभ राज के शासन काल में पहली बार मुस्लिम आक्रमण हुआ था। तो अजमेर पर पहली बार मुस्लिम आक्रमण किसके शासन काल में हुआ था भाई? दुर्लभ राज के शासन काल में हुआ था। दुर्लभ राज से सैनिक सहायता लेकर के वत्सराज ने पाल वंश के धर्मपाल को क्या किया था दोस्तों? पराजित किया था।
नेक्स्ट कुछ समय के लिए शासक बना था गुहक प्रथम। कौन बना था? गुहक प्रथम। ये अजमेर का पहला स्वतंत्र क्या था भाई? शासक था। तो अजमेर का पहला स्वतंत्र शासक कौन था? गुहक प्रथम था। इससे पहले अजमेर के जो प्रारंभिक जितने भी शासक थे वो प्रतिहारों के क्या थे? सामंत थे। सामंत क्या होते हैं? किसी के अंडर में कार्य करें उसे सामंत कहा जाता है। मुख्य रूप से ये वत्स राज के क्या थे भाई? सामंत थे। इसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? हर्ष शिलालेख से मिलती है। और हर्ष शिलालेख कहाँ से मिलता है? रेवासा सीकर से हमें प्राप्त हुआ है। देखिए यहीं पर हर्षनाथ का क्या है भाई? मंदिर स्थित है। और इस हर्षनाथ के मंदिर, हर्षनाथ जी का जो मंदिर है ये चौहानों का क्या भाई? कुल देवता है। तो चौहानों का कुल देवता कौन है? हर्षनाथ जी। और चौहानों का कुल देवी है कौन भाई? जीण माता। जबकि अजमेर के चौहानों की कुल देवी जिसे था माना जाता भाई शाकंभरी माता को माना जाता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट अपन बात करें कि अजमेर का एक शासक बना था जिसका नाम था सिंहराज। और ये सिंहराज पहला शासक था अजमेर का जिन्होंने प्रतिहार को क्या किया था? पराजित किया और महाराजा धीराज की उपाधि क्या की थी? धारण की थी। देखिए दोस्तों इससे आगे हम लोग बात करें कि इसके बाद एक शासक बना था जिसका नाम था विग्रहराज प्रथम। कौन था भाई? विग्रहराज सेकंड। विग्रहराज कौन था भाई? सेकंड। तो विग्रहराज सेकंड की हम लोग बात करें अर्थात प्रारंभिक चौहान शासकों में सबसे प्रतापी क्या था भाई? शासक था। तो प्रारंभिक चौहान शासकों में सबसे प्रतापी शासक कौन था? प्रारंभिक चौहान शासकों में सबसे क्या था भाई? शक्तिशाली। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम्स में। फिर प्रारंभिक चौहान शासकों में सबसे शक्तिशाली जो शासक था वो कौन था? विग्रहराज सेकंड था। इस विग्रहराज सेकंड ने अर्थात भड़ोज के समीप आशापुरा माता का क्या बनवाया भाई? मंदिर बनवाया। तो भड़ोज के समीप आशापुरा माता का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? विग्रहराज सेकंड के द्वारा इस मंदिर का क्या करवाया भाई? निर्माण करवाया। इसी विग्रहराज सेकंड के द्वारा अहिल पाटन के युद्ध में मूलराज सेकंड को क्या किया गया दोस्तों? पराजित किया था। तो विग्रहराज सेकंड के द्वारा अर्थात अहिल पाटन के युद्ध में किसको पराजित किया था? मूलराज जो प्रथम था। कौन था भाई? मूलराज प्रथम। उसको क्या किया गया था? पराजित किया गया था। इसी विग्रहराज सेकंड को अर्थात चौहान शिलालेखों में मतंगा के नाम से जाना जाता है। तो इसे अर्थात चौहान शिलालेखों में किसके नाम से जाना जाता है भाई? मतंगा। तो चौहान शिलालेखों में मतंगा के नाम से किसे जाना जाता है? विग्रहराज सेकंड को जाना जाता है। इसने 1105 ईस्वी में चालुक्यों को पराजित किया